गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून महेश। गुड आफ्टरनून। तो बच्चे कैसे हैं आप लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? गुड आफ्टरनून कविंद्र। वेरी गुड आफ्टरनून ललित। चल एक बार साउंड वगैरह सब कुछ चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है। चलिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड आफ्टरनून शुभम। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं फिर आज स्ट्रीट एयर कंडीशनिंग, और ऐसा करते हैं कि आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं और अगली क्लास से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो होगा कार एयर कंडीशनर। तो एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं। तो बच्चे अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो बेसिक सिस्टम होता है, जो बेसिक प्रोसेस होती है वो सेम है जो हमारी सभी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में होता है। यानी कि इसमें भी आपका कंडेंसर होता है, इसमें आपका इवेपोरेटर होगा, ठीक है, इसमें आपकी कैपिलरी ट्यूब होगी। बिल्कुल। तो बेसिक प्रोसेस सभी की सेम होती है, सिर्फ डिफरेंस आता है यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा विंडो एयर कंडीशनर में हमारे पास एक सिंगल यूनिट थी, और अगर स्प्लिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी दो यूनिट हो जाती हैं, दोनों ही आपके सामने हैं। एक आपकी होती है आउटडोर यूनिट और एक आपकी यहाँ पर होती है इंडोर यूनिट। तो ये सारा डिस्कशन हमारा हो चुका है, स्प्लिट एयर कंडीशनर क्या होता है, ठीक है, आउटडोर यूनिट क्या है, इंडोर यूनिट क्या है, हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज की। ये आपकी इंडोर यूनिट। स्प्लिट एसी वॉल माउंटेड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे दीवार पर लगाया जाता है, अपनी सुविधानुसार हम इसे दीवार पर लगा देते हैं। तो आप ये क्लियरली देख सकते हो, ये आपकी आउटडोर यूनिट है। और एक दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि अगर हम विंडो एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो वहां पर एक सिंगल फैन होता है जिससे हम ब्लोअर और आपका जो कंडेंसर के ऊपर फैन लगा होता है उसे चलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर की, यहाँ पर दो अलग अलग मोटर होते हैं। एक मोटर से हम चलाते हैं ब्लोअर को और एक मोटर से यहाँ पर चलता है आपका फैन जो कि कंडेंसर के पीछे लगा हुआ होता है। तो बेसिक डिफरेंस की हम बात कर चुके हैं। अगर विंडो एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, क्या कि विंडो एयर कंडीशनर से आवाज ज्यादा आती है क्योंकि इसमें कंप्रेसर लगा होगा और ये आपकी एक सिंगल यूनिट में होता है जो कि आपकी विंडो में रखा हुआ होगा, इस वजह से यहाँ पर नॉइज की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आवाज नहीं होती है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इसकी जो आउटडोर यूनिट होती है कहीं छत पर या कहीं ऐसी जगह रखी होती है जहां से हमें आवाज की वजह से बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था कि आपका कंसील्ड डक्टेड स्प्लिट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जहां पर डायरेक्टली हम इंडोर यूनिट को फिट नहीं कर सकते हैं तो वहां पर डक्ट वगैरह को यूज करके हम क्या करते हैं, जो ठंडी हवा होती है उसे सर्कुलेट कराते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए हैं और यहाँ पर अगर हमें ठंडी हवा लेकर जानी है तो इस केस में हम डक्टेड सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें भी एक आउटडोर यूनिट होगी, एक हमारी इंडोर यूनिट होती है, और बाकी का जो एयर सर्कुलेशन किया जाता है वो डक्ट की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। फिर बच्चे बात आती है कि मल्टी स्प्लिट एसी क्या होता है। तो मल्टी स्प्लिट आपका जो डक्टेड सिस्टम है इससे डिफरेंट होता है। मल्टी स्प्लिट यानी कि यहां पर जो इंडोर यूनिट होती हैं, ये बहुत सारी इंडोर यूनिट हम यूज करते हैं, ठीक है। इस केस में भी आउटडोर यूनिट तो आपकी सिर्फ एक ही होगी,
लेकिन अगर इंडोर यूनिट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडोर यूनिट और अलग अलग प्रकार की इंडोर यूनिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही आउटडोर यूनिट है, लेकिन इंडोर यूनिट यहाँ पर एक से अधिक है। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था डिह्यूमिडिफायर, और मैं उम्मीद करता हूं कि डिह्यूमिडिफायर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर अच्छे से नहीं समझ में आया तो एक बार साइकोमेट्रिक चार्ट को फिर से रिवाइज करना, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बताइएगा डिह्यूमिडिफायर में कोई भी डाउट है आपका? डिह्यूमिडिफायर अच्छे से क्लियर है? तो प्रोसेसेस मैंने आपको बताई थी जब हम साइकोमेट्रिक चार्ट की बात कर रहे थे। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग क्या होती है। ठीक है, सेंसिबल कूलिंग में हम बात करते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिक्रीज करने की, और सेंसिबल हीटिंग में बात की जाती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को इंक्रीज करने की, और यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो होती है ये कांस्टेंट रखी जाती है। अच्छा, सेंसिबल हीट फैक्टर यहीं से हमने देखा था, सेंसिबल हीट फैक्टर, सेंसिबल हीट फैक्टर। याद है ना सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है? सेंसिबल हीट फैक्टर SHF। ठीक है, एक बार देखना है इसे, बाकी ये सारी चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर हम बात करते हैं डिह्यूमिडिफायर्स की, तो डिह्यूमिडिफायर्स क्या करते हैं इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग, जहां पर हमें ठंडी हवा की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, साथ में हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी कम करके रखना पड़ता है। तो इस केस में हमारे जो नॉर्मल एसी है, नॉर्मल एसी होते हैं, ये इस काम को नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमें चाहिए होते हैं वो गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं एयर कंडीशनिंग यूनिट के साथ डिह्यूमिडिफायर। अब डिह्यूमिडिफायर में क्या होता है, डिह्यूमिडिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं, जहां हवा से वाटर वेपर को हम कम करते हैं इसे बोलते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारी जो नॉर्मल हवा है, ठीक है, अभी जो एयर आपके आसपास होगी या मेरे आसपास की जो एयर है, इस हवा को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर, MOIST, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर क्या होती है? मॉइस्ट एयर होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। ठीक है, ड्राई एयर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो वाटर वेपर होती है ये काफी खतरनाक होती है। तो वाटर वेपर को हटाना आपकी मॉइस्ट एयर से ये कहलाता है डिह्यूमिडिफिकेशन। ये हम कैसे करते हैं? अगर हवा को हम ठंडा कर दें या एयर का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करा दें आपके DPT यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तक, तो जितनी भी वेपर प्रेजेंट होती है हवा में ये कंडेंस हो जाती है और वाटर पार्टिकल्स के रूप में अलग हो जाती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने देखे ही होंगे, अभी गर्मी आने वाली है, आप पानी की बोतल इस्तेमाल करोगे, पानी की बोतल को अपने टेबल पर रख दीजिएगा, और कुछ समय बाद आप पाओगे कि पानी की बोतल के बाहर कुछ पानी की बूंदें आ जाती है। ये कहाँ से आती है? क्योंकि बोतल के कांटेक्ट में जो एयर होती है, ये जैसे ही एयर का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसके अंदर की वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है और ये वाटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वह तापमान जिसमें हवा में उपस्थित जो मॉइस्चर है, ठीक है, जो वाटर वेपर है, ये कंडेंस होकर वाटर पार्टिकल्स में बदल जाती है, इसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। अगर हम डिह्यूमिडिफायर की बात करें तो ये आपका लगभग कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, डिह्यूमिडिफायर में क्या होता है, सबसे पहला तो इसमें एक ही मोटर होगा और एक ही फैन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने अपनी एक नॉर्मल रेफ्रिजरेशन साइकिल में देखा होगा कि वहां पर किसी में हम दो मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी में सिंगल मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ब्लोअर और फैन आपका अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिह्यूमिडिफायर्स की, यहाँ पर हमारा जो मोटर है वो भी एक है और जो फैन इसके लिए इस्तेमाल होता है वो भी आपका एक ही होता है। ठीक है, अब प्रोसेस किस तरह से होती है, जब आप इसमें देखोगे, इसमें पहले इवेपोरेटर लगा हुआ है, इवेपोरेटर के ठीक पीछे कंडेंसर है। तो जैसे ही हवा इसमें एंटर करती है, मॉइस्चर एंटर करेगी, तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाती है इवेपोरेटर की कॉइल के कांटेक्ट में आने पर, और ये कंडेंस होकर पानी के रूप में अलग निकल जाती है। इसके बाद ये हवा जब जाती है कंडेंसर पर, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करती है, RS की वैल्यू क्या करती है, ये वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज किस तरह से करती है, इस कर्व के थ्रू मैं आपको ये बता चुका हूं, ठीक है। तो जिस तरह की हमें कंडीशन चाहिए होती है वो हमें मिल जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में टेस्ट कंडीशन की बात करते हैं तो ये आपकी होती है 26.5 डिग्री सेल्सियस ट्राइबल टेम्परेचर एंड 21 डिग्री सेल्सियस वेटेबल टेम्परेचर। ये टेस्ट कंडीशन हमें किसी भी इंडस्ट्री में मेंटेन करके रखनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस काम के लिए हम यूज करते हैं डिह्यूमिडिफायर्स का। फिर बच्चे मैंने आपको बताया था कैसेट एयर कंडीशनर। अगर कैसेट एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं तो ये आपके सीलिंग्स में लगाए जाते हैं। ये आप देख सकते हो इस तरह का एयर कंडीशनर जो होता है ये आपका कैसेट एयर कंडीशनर होता है। इसमें भी 2 यूनिट होती हैं, एक इंडोर यूनिट की हम बात करते हैं और एक आउटडोर यूनिट की यहाँ पर बात की जाती है। तो यही आपका होता है कैसेट एयर कंडीशनर। चलिए आज हमें आना है जो डक्ट की हम बात कर रहे हैं ना, ये डक्ट क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था डक्ट के बारे में। देखिएगा तो इस तरह का अरेंजमेंट आपने जगह जगह पर देखा होगा, ठीक है। आप कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में गए होंगे, आप किसी बड़ी इंडस्ट्रीज में गए होंगे, या बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं तो वहां पर भी आपने इस तरह का अरेंजमेंट देखा होगा। बोलो भाई, देखा है या नहीं देखा है। इस तरह का अरेंजमेंट आप लोगों ने बिल्कुल देखा होगा। क्यों भाई कविंद्र, क्या कहते हो। देखे हो या नहीं देखे हो। बिल्कुल देखे हो। अगर नहीं देखा है तो आपके सामने है, अब देख लो, कौन सी बड़ी बात है। तो इसे ही कहा जाता है डक्ट। अब यहां पर ये जो डक्ट आपको दिख रही है इसके अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करें तो यहां पर सिंपली क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगल, ठीक है। इसे ही कहा जाता है डक्ट, जो कि यूज होती है इंडोर यूनिट से अलग अलग जगह पर हवा को सर्कुलेट कराने में। इसे ही हम कहते हैं डक्ट। और इस डक्ट का इस्तेमाल होता है इंडोर यूनिट से अलग अलग जगह पर एयर को ले जाने के लिए। फिर बच्चे बात आती है कि भाई ये डक्ट जो है इसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ठीक है। जब आप सामने से देखोगे, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो आप इसका जो क्रॉस सेक्शन सामने से देख रहे होंगे, ठीक है, इसकी जो अनुप्रस्थ काट आप सामने से देखोगे ये कैसी है, सर्कुलर है। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डक्ट का कौन कौन सा क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक डक्ट के लिए किस तरह का क्रॉस सेक्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे बेसिकली 3 तरह से होता है और ये आपको समझ में आएगा जब आप डक्ट को सामने से देखोगे, ठीक है। या यहाँ से भी आप आइडिया लगा सकते हो, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी थिकनेस बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक आपकी होती है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर डक्ट होती है, यानी कि जिस डक्ट को आप सामने से देखोगे और उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर डक्ट। बाकी ये पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंडेड होगी, ठीक है। एक आपकी होती है स्क्वायर शेप की और एक आपकी होती है राउंड, ठीक है। मान लिया ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्स है तो ये वाई है, और राउंड सिंपल होता है ये। तो जनरली अगर इसके क्रॉस सेक्शन की हम बात करते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है रेक्टेंगल, ठीक है, एक आपका होता है स्क्वायर, और एक आपका इसमें होता है राउंड। 3 तरह के यहाँ पर इसके क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं। जब आप इसे सामने से देखोगे तब ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से हम हवा जहाँ पर ले जानी है निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप कितना कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है हवा को सर्कुलेट कराने के लिए, ठीक है। और ये डक्ट जो है ये आप देख सकते हो क्लियरली, ये कैसी है, राउंड शेप की डक्ट है, ठीक है। तो इतनी सारी डक्ट की एक पूरा जाल लगा हुआ है और ये डक्ट शेप में कैसी हैं सभी,
राउंड शेप की, ठीक है, यानी कि ये गोलाकृति है। तो इस तरह से आपकी आउटडोर यूनिट होगी, इंडोर यूनिट होगी, और इस इंडोर यूनिट से अलग अलग जगह पर हमें हवा को अगर ले जाना है, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं डक्ट का। यहाँ पर आपका एक कमरा हो सकता है, केबिन हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो अलग अलग जगह के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हवा को सर्कुलेट कराने के लिए। चलिए, तो बच्चे हम बात करें डक्टेबल एयर कंडीशनर की। तो डक्टेबल एयर कंडीशनर्स आर बेसिकली द इंडोर यूनिट ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। डक्टेबल एयर कंडीशनर मूल रूप से केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की इंडोर इकाइयां हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो हम सेंट्रलाइज्ड एसी की बात करें या नॉर्मल एसी की भी हम बात करें, जैसे स्प्लिट एसी की भी हम बात करें, तो वहां पर भी डक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है सेंट्रलाइज्ड एसी में, सेंट्रलाइज्ड एसी क्या होता है इसकी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो सेंट्रलाइज्ड एसी में एक जगह यूनिट रखी होगी जो आपकी हवा को ठंडी करेगी, ठीक है, एक बड़ा सा, ये काफी बड़ा होता है, और बहुत बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी होती है, छोटे मोटे एसी की तरह नहीं, जैसे छोटा एसी होता है 0.5 टन कैपेसिटी का है, 1.5 टन कैपेसिटी का है, 2 टन का है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, कितनी कितनी कैपेसिटीज हो सकती है उसकी भी हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या है कि मान लिया हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, या आपका जैसे हमारे यहाँ पर जो था, हमारे कॉलेज की अगर बात करोगे तो ये था, हमारी जो कॉलेज की लाइब्रेरी थी वो पूरी सेंट्रलाइज्ड एसी थी, ठीक है। उसे पूरा प्लांट टाइप का लगा था, और उससे हम ठंडी हवा यूज करते थे, ठीक है, और डक्ट वगैरह यूज करके लाइब्रेरी को ठंडा किया जाता था, ठीक है। तो वहां पर सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम यूज किया गया था। तो इसी तरह से होता है कि आपका जो पूरा प्लांट की तरह का एक जगह यूनिट फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब इस यूनिट से अलग अलग जगह पर हमें ठंडी हवा को लेकर जाना है, तो हम यूज करते हैं डक्ट का। मान लिया मैंने कहा कि भाई ये हमारा प्लांट टाइप का हमने लगा दिया, ठीक है, जो हमारी सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट है। अब इससे अलग अलग जगह पर हमें ठंडी हवा को लेकर जाना है, तो सिंपल किसका इस्तेमाल करेंगे, डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो डक्टेबल एयर कंडीशनर्स आर बेसिकली द इंडोर यूनिट ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। डक्टेबल एयर कंडीशनिंग मूल रूप से एक केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की इंडोर इकाइयां हैं, ठीक है। क्योंकि जो कमरे के अंदर हवा जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, वो जाएगी डक्ट के थ्रू। These are called ductable because they use duct to connect to an air handling unit AHU which is located on a mechanical room adjacent to the office area। एक इमेज में आपको दिखाता हूं, देखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका है डक्टेबल एसी, ठीक है, और ये क्या है, ऑफिस वगैरह है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई ऑफिस है या जो भी आपका कंसिडर करना है वो कर सकते हो। तो एक ऑफिस है और यहाँ पर हमें ठंडी हवा पहुंचानी है, तो यहाँ पर ये आपका पूरा प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर चिलर, ठीक है। वाटर चिलर क्या होते हैं, ये सभी बातें अभी हमें करनी है। तो चिल्ड वाटर जाता है, यहाँ पर ठंडा पानी जाएगा, और ये होती है एयर हैंडलिंग यूनिट, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी कि इसमें फ्रेश एयर जाती है, ये ठंडी होकर जाएगी इधर, ठीक है, ठंडी होकर जा रही है, जा रही है, जा रही है, और जहां पर हमें कूलिंग करनी है वहां पर कूलिंग करेगी। और दूसरी आपकी होती है रिटर्न एयर, ठीक है, और ये हवा जो गर्म हवा होगी ये वापस आएगी और ये बाहर की तरफ इससे निकल जाती है, ठीक है। तो इसे हम बोल रहे हैं एयर हैंडलिंग यूनिट। तो एयर हैंडलिंग यूनिट में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वाटर चिलर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाटर चिलर हवा को ठंडी करते हैं, ये हवा ठंडी होती है एयर हैंडलिंग यूनिट में, फिर ये जाती है जहां पर हमें इसे कूलिंग करनी है, इसे हम बोल रहे हैं सप्लाई एयर, ठीक है, और फिर जो हवा वापस आती है गर्म उसे हम बोलते हैं रिटर्न एयर। तो ये आपका होता है डक्टेबल एसी। तो डक्टेबल एयर कंडीशनर्स आर बेसिकली द इंडोर यूनिट्स ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। डक्टेबल एयर कंडीशनर मूल रूप से एक केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग सिस्टम की इंडोर इकाइयां हैं। These are called ductable because they used duct to connect to an air handling unit which is located on a mechanical room adjacent to the office area, ठीक है। इसे हम क्या करें, मैकेनिकल रूम करें, यानी कि जहां पर ये पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है
और यहाँ से ठंडी हवा का हम इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑफिस है वहां पर ठंडी हवा को पहुंचाने के लिए। द रेफ्रिजरेंट ऑब्लिक चिल्ड वाटर कूल्स एंड डिह्यूमिडिफाइज द एयर इन द एयर हैंडलिंग यूनिट। ठीक है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट में जो हवा है, ठीक है, इसे ठंडा करने के लिए या तो हम रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं या चिल्ड वाटर का यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट ऑब्लिक ठंडा पानी एएचयू में हवा को ठंडा और डिह्यूमिडिफाइड करता है। डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, एयर से वाटर वेपर को रिमूव करना ही कहलाता है डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, एएचयू की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, एएचयू होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। अगर आपसे पूछता है कि भाई एएचयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एएचयू होता है ए यानी कि एयर, ए यानी कि एयर, यानी कि हैंडलिंग और यू यानी कि यूनिट। एएचयू की फुल फॉर्म यहां पर हो गई एयर हैंडलिंग यूनिट। तो इन्हें डक्टेबल कहा जाता है क्योंकि वे एक एयर हैंडलिंग यूनिट से जुड़ने के लिए नालिकाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, नालिकाओं से अच्छा आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, डक्ट वर्ड कह सकते हो, के लिए डक्ट का उपयोग करते हैं जो कार्यालय क्षेत्र से सटे एक यांत्रिक कमरे में स्थित है। ठीक है, एक आपका मैकेनिकल रूम है, ये हो गया मैकेनिकल रूम, और मैकेनिकल रूम में आपकी लगी हुई है एयर हैंडलिंग यूनिट यानी कि एएचयू। अब इस एएचयू में हवा ठंडी तो हो गई है, लेकिन हमें जिस ऑफिस में लेकर जाना है, जिस वर्क स्पेस पर लेकर जाना है, वो इससे काफी दूर है। तो इसे ऑफिस तक ले जाने के लिए, वर्क स्पेस तक ले जाने के लिए हम यूज करते हैं डक्ट का। और ये क्या लगी हुई है आपकी, डक्ट लगी हुई है। डक्ट की शेप में आपको बता चुका हूं, ये रेक्टेंगुलर हो सकती हैं शेप में, स्क्वायर हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की ये हो सकती हैं। द कूल एयर इज देन सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बिल्डिंग थ्रू द डक्ट वर्क। ठंडी हवा फिर डक्ट वर्क के माध्यम से पूरे भवन में परिचालित होती है। ठीक है, डक्ट वर्क इज ए ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ राउंड और रेक्टेंगुलर ट्यूब्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही तरह की शेप लिखी है, लेकिन स्क्वायर शेप भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो स्क्वायर वर्ड भी इसमें ऐड कर लेना। डक्ट वर्क इज ए ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ राउंड और रेक्टेंगुलर ट्यूब्स, स्क्वायर भी हो सकती हैं। इट इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑफ शीट मेटल, अलग अलग तरह के मेटल्स का हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम्स वगैरह का भी इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। तो शीट मेटल का हम इस्तेमाल करते हैं, फाइबर ग्लास का हम इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं, वायर कंपोजिट मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। एंड इज लोकेटेड विद इन द वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ठंडी हवा फिर डक्टवर्क के माध्यम से पूरे भवन में परिचालित होती है। डक्टवर्क गोल या आयताकार ट्यूबों का एक ब्रांचिंग नेटवर्क है। यह आमतौर पर शीट मेटल, फाइबर ग्लास, बोर्ड या एक लचीली प्लास्टिक और तार मिश्रित सामग्री से बना होता है, और यह इमारत की दीवारों, ठीक है, दीवारों, फर्श और छत के भीतर स्थित होता है। ठीक है, छत पर कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूं, दीवारों में। और जब फर्श की बात करोगे कहां पर होगा उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, जब हम बात करेंगे पैकेज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि कुछ कुछ वर्ड बीच में आ रहे हैं जो हमें बाद में पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक बार जब सारी चीजें हो जाएंगी तब एक बार और इन्हें रिलेट करेंगे, तो एक अच्छी पिक्चर आपको इसकी दिखाई देगी और आपको एक क्लैरिटी के साथ ये टॉपिक सामने आएगा। तो एक बार देख लेते हैं, जो ये ब्रांचिंग की बात हो रही है, इस तरह से पूरा ये नेटवर्क होता है। और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये छत में लगा हुआ है, लेकिन वॉल्स पर और आपका जो फ्लोर होता है वहां पर भी ये नेटवर्क आप देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल आपका सीलिंग में लगा हुआ है, ये आपका होता है डक्टेबल एयर कंडीशन। तो भाई इतनी बात आती है समझ में? ठीक है।
तो इस चैप्टर में इतनी थ्योरी जो है मुझे लगता है ये सफिशिएंट होगी, बल्कि मोर देन सफिशिएंट होगी। अब कुछ क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं उठाकर कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं, और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। बाकी कुछ कुछ पॉइंट इसमें बच जाएंगे। तो एक बार आपका जो कार एयर कंडीशनर है, पैकेज एयर कंडीशनर है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जब वो कवर हो जाएंगे ना, तो लगभग लगभग ये जो पॉइंट अभी छूटे हुए होंगे ये सारे उसमें पूरे हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर मैं कराऊंगा तो मुझे कुछ चीजें और बतानी पड़ेगी, और वो दूसरे चैप्टर की तरफ हमें लेकर जाएंगी। तो अभी ऐसा करते हैं कि जितनी थ्योरी है इतने ही रखेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं, ठीक है। और बाद में जो कुछ कुछ चीजें बची हुई हैं उन्हें एक बार सारी थ्योरी हम कंप्लीट कर ले, बाकी चैप्टर्स की भी, उसके बाद उन पॉइंट्स को हम लोग रिलेट कर लेंगे। चलिए, तो कुछ कुछ क्वेश्चन एक बार देखेगा। डक्टेबल एयर कंडीशनर, चलिए तो यहां से अब देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चन। वेरी गुड शुभम। चलिए देखिएगा, डिह्यूमिडिफायर की सामान्य स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ऑफ डिह्यूमिडिफायर इज, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन ऑफ डिह्यूमिडिफायर इज। वेरी गुड हितेश। हर्षित बिल्कुल सही। श्याम बहुत अच्छे। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी टेस्ट कंडीशन के बारे में हमने बात की, और ह्यूमिडिफायर के बारे में मैंने आपको बताया, डिह्यूमिडिफायर के बारे में। तो डिह्यूमिडिफायर का आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है, जैसा कि इसका नाम है डिह्यूमिडिफायर। तो डिह्यूमिडिफिकेशन करना सबसे पहला इसका काम है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है इसका, डिह्यूमिडिफिकेशन करना, यानी कि मॉइस्चर को रिमूव करना, ठीक है, मॉइस्चर को रिमूव करना। और दूसरा क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दूसरा इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता भी कम होती है, और हमें एक टेस्ट कंडीशन मिलती है जो कितनी होती है, 26.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 21 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ये टेस्ट कंडीशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, 26.5 डिग्री सेल्सियस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड 21 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, एक एयर कंडीशनर जिसमें एक या अधिक मुख्य असेंबली एक दूसरे से अलग हो तो उसे कहते हैं, ठीक है। एक एयर कंडीशनर जिसमें एक या अधिक मुख्य असेंबली एक दूसरे से अलग हो उसे क्या कहते हैं। एयर कंडीशनर in which one or more main assemblies are separated from each other is called। इंग्लिश में से मैं लिख देता हूं, एयर कंडीशनर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। एयर कंडीशनर in which one or more main assembly is separated from each other, is separated from each other is called, is called। तो इसे हम कहते हैं सिंगल यूनिट, इसे हम कहते हैं पैकेज यूनिट,
देखिए पैकेज एयर कंडीशनर ये आपका एक अलग से टॉपिक है, मैं इसे अभी कवर कराऊंगा, ठीक है, ये आपका बचा हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्प्लिट यूनिट और इसे हम कहते हैं कमर्शियल, वाणिज्यिक शायद होता है कमर्शियल यूनिट, या इसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट। एयर कंडीशनर इन विच one or more main assembly is separated from each other, इसे क्या कहा जाता है? इसे सिंगल यूनिट कहते हैं, पैकेज यूनिट कहते हैं, स्प्लिट यूनिट कहते हैं, या कमर्शियल यूनिट कहा जाता है? ठीक है, देखिए बच्चे यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हमने अभी जो देखा है ना कि आउटडोर यूनिट होती है आपकी और एक इंडोर यूनिट होती है, ठीक है। हम दो यूनिट की बात करते हैं, तो एक हम बात करते हैं आउटडोर यूनिट की और एक बात करते हैं इंडोर यूनिट की, ठीक है। तो मेन असेंबली हमारी एक थी, लेकिन हमने इसे दो पार्ट्स में तोड़ दिया है, एक इंडोर यूनिट में और एक आउटडोर यूनिट में। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्प्लिट यूनिट, यानी कि सी सिस्टम हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। स्प्लिट कर दिया है यानी कि मुख्य असेंबली को अलग अलग कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्प्लिट यूनिट। क्यों भाई, सही है या गलत है? बिल्कुल सही। तो ये हमारा होता है स्प्लिट यूनिट, सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, आपको 50 बार मैं ये क्वेश्चन बता चुका हूं कि थर्मोस्टेट किसको कंट्रोल करता है? थर्मोस्टेट स्विच कंट्रोल्स थर्मोस्टेट स्विच कंट्रोल्स evaporator temperature, evaporator temperature, room temperature, condenser temperature, या रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। या रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर। थर्मोस्टेट स्विच कौन से टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? वेरी गुड। तो बच्चे मैं बता चुका हूं कि अंदर की तरफ क्या लगा होता है, आपकी इंडोर यूनिट होगी और इसी इंडोर यूनिट में होता है थर्मोस्टेट स्विच, ठीक है। थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है, इसी में लगा होता है थर्मोस्टेट स्विच। अब यह थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है? यह रूम के टेम्परेचर को मेजर करता है, यह रूम के टेम्परेचर को मेजर करता है और उसी के अकॉर्डिंग यह कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग यह कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करता है, यानी कि बंद या चालू करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। थर्मोस्टेट स्विच जो होता है यह इवेपोरेटर को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, गलत है। कंडेंसर टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, गलत है। रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, गलत है। तो ये क्या करता है? यह रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। तो थर्मोस्टेट स्विच क्या करता है? थर्मोस्टेट स्विच रूम टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो बी पार्ट यहां पर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, स्प्लिट एयर कंडीशनर के किस प्रकार के यूनिटों में अलग अलग थर्मोस्टेट इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे अभी हमने स्प्लिट एयर कंडीशनर देखा है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है जिसमें अलग अलग थर्मोस्टेट का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है? ऐसा कौन सा स्प्लिट एयर कंडीशनर होता है जिसमें अलग अलग थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारे थर्मोस्टेट लगे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट थर्मोस्टेट लगे होते हैं, जिसमें
डिफरेंट डिफरेंट थर्मोस्टेट लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक होती है डक्ट स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट। एक आपकी इसमें होती है मल्टी स्प्लिट यूनिट, मल्टी स्प्लिट यूनिट। एक आपकी इसमें होती है सीलिंग माउंटेड यूनिट, सीलिंग माउंटेड यूनिट। और एक आपकी इसमें होती है वॉल माउंटेड यूनिट, वॉल माउंटेड यूनिट। स्प्लिट एयर कंडीशनर के किस प्रकार के यूनिटों में अलग अलग थर्मोस्टेट इस्तेमाल किए जाते हैं? डक्ट स्प्लिट यूनिट में, मल्टी स्प्लिट यूनिट में, सीलिंग माउंटेड यूनिट में, या वॉल माउंटेड यूनिट में? तो बच्चे यहाँ पर अलग अलग जो थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर ये कहना चाहता है कि अगर अलग अलग इंडोर यूनिट हैं, ठीक है, अगर इंडोर यूनिट एक से ज्यादा है तो वहां पर थर्मोस्टेट सभी के लिए एक होगा। भाई अगर हम स्प्लिट यूनिट, स्प्लिट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो एक हमारी आउटडोर यूनिट हो गई जो हमारी बाहर रखी गई, एक हमारी इंडोर यूनिट होती है, और इसमें क्या होगा, एक थर्मोस्टेट लगा होगा। तो जितने नंबर ऑफ इंडोर यूनिट होगी उतने ही अलग अलग थर्मोस्टेट होंगे। ठीक है, तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो कहता है कि डक्ट स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट में क्या होता है, आपकी एक आउटडोर यूनिट होगी, एक इंडोर यूनिट होगी, और इस इंडोर यूनिट से अलग अलग डक्ट का इस्तेमाल करके एयर को सर्कुलेट करा सकते हैं। तो क्या ऐसा डक्ट में पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडोर यूनिट एक ही है। फिर कहता है सीलिंग माउंटेड यूनिट, जो सीलिंग में लगी होती है, तो भाई उससे क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, अगर सीलिंग में आप लगा दोगे तो उससे फर्क क्या पड़ना है, कुछ नहीं पड़ना है। दीवार में लगा दोगे उससे भी नहीं पड़ना है। लेकिन मल्टी स्प्लिट यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो मैं आपको इससे पहले भी दिखा चुका हूं मल्टी स्प्लिट यूनिट किस तरह की होती है। ये आपको जो दिख रही होगी अभी, दिस वन, ये होती है मल्टी स्प्लिट। तो देखिएगा यहाँ पर अलग अलग इंडोर यूनिट है, ठीक है, और इन अलग अलग इंडोर यूनिट्स में अलग अलग थर्मोस्टेट का इस्तेमाल बिल्कुल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक थर्मोस्टेट होगा, यहाँ पर एक थर्मोस्टेट होगा, यहाँ पर एक थर्मोस्टेट, तो इन सभी के लिए एक अलग अलग थर्मोस्टेट का इस्तेमाल बिल्कुल किया गया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर होगा ये कौन सा होगा? मल्टी स्प्लिट। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो यहां पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कौन सा? मल्टी स्प्लिट यूनिट, यानी कि बी पार्ट बिल्कुल सही होगा। तो स्प्लिट एयर कंडीशनर के किस प्रकार के यूनिटों में अलग अलग थर्मोस्टेट इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये आपका होता है मल्टी स्प्लिट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से वह कौन सा स्प्लिट एसी है जिसका इवेपोरेटर ठंडा करने वाले स्थान से दूर लगाया जाता है? बोलो भाई। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिट एसी, इंग्लिश में मैं लिख देता हूं एक बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसी कॉमा इवेपोरेटर far away from
द प्लेस which is to be cooled. Wall mounted split AC, floor mounted split AC, ceiling mounted split AC, ये कहता है डक्ट स्प्लिट AC। देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या जाता है कि ऐसा कौन सा एसी होता है, ठीक है, जिसमें जो इवेपोरेटर होता है, जैसे आपको किसी रूम को ठंडा करना है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा एसी होता है जिसमें रूम को जो ठंडा करना है इवेपोरेटर उससे कहीं दूर लगा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिट एसी इवेपोरेटर इज फार अवे फ्रॉम द स्पेस विच इज टू बी कूल्ड। ठीक है, जो स्थान ठंडा किया जाना है इवेपोरेटर उससे कहीं दूर लगा होता है। निम्न में से वह कौन सा स्प्लिट एसी है जिसका इवेपोरेटर ठंडा करने वाले स्थान से दूर लगाया जाता है, जिसका इवेपोरेटर ठंडा करने वाले स्थान से दूर लगाया जाता है। चलिए बच्चों ध्यान से देखिएगा एक बार ऑप्शन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन इसमें कहता है वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी। तो वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी में क्या होता है, ठीक है, सिंपल जो इंडोर यूनिट होती है इसे दीवार पर लगा देते हैं, ठीक है, और उसी इंडोर यूनिट अगर लगी है, इंडोर यूनिट अगर इंडोर यूनिट अगर आपकी दीवार में है तो उसका इवेपोरेटर उसी में तो लगा होगा। इवेपोरेटर कहां पर लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है इंडोर यूनिट में। तो इंडोर यूनिट अगर जहां हमें जिस चीज को ठंडा करना है वहां पर आ जाती है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वो तो आंसर नहीं होगा। तो वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी होते हैं जो आपके दीवार पर लगे होते हैं, ठीक है, और दीवार पर इस तरह से इंडोर यूनिट लगा देते हैं और इसी में क्या लगा होता है, इसका इवेपोरेटर लगा होता है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बी कहता है फ्लोर माउंटेड स्प्लिट एसी। फ्लोर माउंटेड कौन से होते हैं, पैकेज्ड एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पर क्या मतलब है कि हमने फ्लोर पर लगा दिया है, ठीक है, इंडोर यूनिट, तो ये भी नहीं होगा। सीलिंग माउंटेड स्प्लिट एसी यानी कि हमने छत में लगा दी है इंडोर यूनिट, तो ये भी हमारा नहीं होगा। डक्ट स्प्लिट एसी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि डक्ट स्प्लिट एसी वो होते हैं जिसमें आउटडोर यूनिट बाहर होती है, ठीक है, इंडोर यूनिट कहीं एक बीच में लगा लेते हैं और वहां से डक्ट का यूज करके हवा को ले जाया जाता है। तो इवेपोरेटर जो कोयल है वो कहां पर लगी हुई है, वो तो इंडोर यूनिट में है ना, ठीक है, इवेपोरेटर की जो कोयल लगी हुई है ये तो आपकी इंडोर यूनिट में है ना, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इंडोर यूनिट, डक्ट स्प्लिट एसी। देखिएगा एक बार ध्यान से, देखिएगा क्या केस है। तो ये हमारी होगी आउटडोर यूनिट, ठीक है, ये हमारी होगी आउटडोर यूनिट, और आउटडोर यूनिट से जुड़ी हुई है इंडोर यूनिट, ठीक है, ये हमने इसे जोड़ दिया, ये हमारी होगी इंडोर यूनिट। और मान लिया इंडोर यूनिट में क्या होता है, इसी में ही लगा होता है इवेपोरेटर, ठीक है, इसी में ही इवेपोरेटर लगा होता है। अब हमें इस रूम को ठंडा करना है, तो यहां से किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां से इस्तेमाल करेंगे डक्ट का, और इस रूम को ठंडा कर लेंगे। तो क्या यहाँ पर इवेपोरेटर होगा, नहीं होगा, इवेपोरेटर कहां पर है, यहाँ पर है, इवेपोरेटर जो है आपका वो यहाँ पर है, इवेपोरेटर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, डक्ट स्प्लिट एसी, डी पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एसी आपका होता है डक्ट स्प्लिट एसी। क्यों भाई, इतनी बात आती है समझ में, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्प्लिट एयर कंडीशनर का ऑपरेशन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है, तो ये मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं, एक बार आज लास्ट बार और बताता हूं कि स्प्लिट एयर कंडीशनर जो होते हैं इसमें उच्च शोर, हाई नॉइज, मध्यम शोर, मीडियम नॉइज, मध्यम शोर इज
मीडियम नॉइज, और कम शोर क्या हो गया, लो नॉइज, और एक आपका इसमें हो गया नो नॉइज, कोई शोर नहीं। ठीक है, तो स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए ये चीज मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, कम से कम 1000 बार। स्प्लिट एयर कंडीशनर की अगर हम बात करेंगे, स्प्लिट एयर कंडीशनर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होती है, इसमें होती है नो नॉइज, कोई शोर नहीं। इसमें होती है नो नॉइज, यानी कि कोई शोर नहीं। स्प्लिट एयर कंडीशनर का ऑपरेशन उत्पन्न, कोई शोर नहीं। ठीक है, तो इसके लिए डी पार्ट हमारा सही हो जाता है। क्यों बच्चे, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। किस प्रकार के स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट दिखाई नहीं देती है? ऐसा कौन सा स्प्लिट एसी होता है जिसकी आप इंडोर यूनिट नहीं देख सकते हो? स्प्लिट एसी, ऐसा कौन सा स्प्लिट एसी है जिसकी इंडोर यूनिट को वी कांट सी, वी कैन नॉट सी? The type of split AC of which the indoor unit of which we can't see। ठीक है, किस प्रकार के स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट दिखाई नहीं देती है? ठीक है, तो इंडोर यूनिट को अगर हम देख नहीं सकते हैं तो वह कौन से प्रकार का स्प्लिट एसी होता है? वी कांट सी द इंडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी, कौन सा स्प्लिट एसी होता है? सीलिंग माउंटेड स्प्लिट एसी, फ्लोर माउंटेड स्प्लिट एसी, वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी, या डक्ट स्प्लिट एसी? वेरी गुड शुभम, बहुत अच्छे। तो बच्चे अगर हम बात करते हैं डक्ट स्प्लिट एसी की, तो इसकी इंडोर यूनिट को हम देख नहीं सकते हैं। अगेन मान लिया ये रूम ठंडा होना है, ठीक है, ये रूम ठंडा होना है, इसमें आएंगे डक्ट, ये आ रही है डक्ट, इस तरह से ये डक्ट आ गई। ठीक है, ये डक्ट कनेक्टेड है किससे? ये कनेक्टेड है इंडोर यूनिट से, और ये इंडोर यूनिट किससे कनेक्टेड है? ये कनेक्टेड है आउटडोर यूनिट से। ठीक है, तो इंडोर यूनिट लगी है यहाँ पर, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये बैठे हुए हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से बैठे हुए हैं, बातें चल रही हैं खूब इस तरह से। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हैं, तो ये कहीं बाहर लगा हुआ है, कमरे के अंदर है, तो क्या हम इसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये कौन सा होता है? डक्ट स्प्लिट एसी। तो डी पार्ट इसका सही हो जाता है। डक्ट स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डक्ट स्प्लिट एसी में प्रयुक्त डक्ट किस आकार का होता है? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है जिसका क्रॉस सेक्शन होता है, या इससे आपकी शेप पूछी गई है, यह शेप किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इससे पहले ही मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूं कि जो डक्ट होती है, डक्ट की शेप की अगर हम बात करेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे डक्ट की शेप की, तो ये आपकी हो सकती है रेक्टेंगुलर, बिल्कुल हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, ये स्क्वायर हो सकती है, ये स्क्वायर हो सकती है, और ये राउंड भी बिल्कुल हो सकती है। तो ये इन सभी शेप्स में बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हो सकती है, ये स्क्वायर हो सकती है, ये राउंड हो सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल इन शेप्स में आपको देखने को मिल सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड राउंड। ठीक है, तो डी पार्ट यहां पर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो यहां से बेसिकली आपसे मटेरियल पूछा गया है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स आपको मैंने पहले भी बताए थे, बाकी के ये मटेरियल्स भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इन सभी मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो डक्ट के अगर मटेरियल की बात करेगा,
अगर डक्ट के मटेरियल्स की बात करता है तो इसमें आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल, गैल्वेनाइज्ड स्टील का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल किया जा सकता है, साथ ही साथ ब्लैक स्टील, ठीक, इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, इससे पहले भी कुछ मटेरियल्स मैंने आपको बताए थे, वो भी याद रखने हैं, और साथ ही साथ ये सभी मटेरियल्स का इस्तेमाल भी हम करते हैं एक डक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो डक्ट के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ है एल्यूमिनियम, गैल्वेनाइज्ड स्टील एंड ब्लैक स्टील। ऑल दीज मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डक्ट। तो स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट को आउटडोर यूनिट से कम दूरी पर रखा जाता है, जिस कारण कम किया जा सके। ठीक है, तो बच्चे होता क्या है, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं कि भाई स्प्लिट एसी में एक आउटडोर यूनिट होती है और एक इंडोर यूनिट होती है। ठीक है, तो कोशिश ये रहती है कि जो ये आउटडोर यूनिट है, मान ली मैंने कहा कि ये आउटडोर यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट है और ये इंडोर यूनिट है, तो कोशिश ये रहती है बच्चे हमेशा कि ये दोनों पास रहें। ठीक है, ये कैसे रहें, पास में रहें, यानी कि एक दूसरे के नियर रहें। इन दोनों के बीच में जो जगह का डिफरेंस है, यानी कि डिस्टेंस कम होनी चाहिए। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द इंडोर यूनिट एंड द आउटडोर यूनिट शुड बी लो। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, ऐसा ना हो कि आउटडोर यूनिट यहाँ पर है और इंडोर यूनिट यहाँ पर है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस between the outdoor unit and indoor unit should be very less। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये कम होनी चाहिए। ठीक है, इसे कम रखने का रीजन क्या होता है। ठीक है, तो क्या नमी, मॉइस्चर है, क्या लाइन टेम्परेचर है। ठीक है, इन्हें पास में रखना चाहिए, इन्हें पास पास रखना चाहिए, दूर नहीं रखना चाहिए। तो इसका कारण क्या होता है, क्या इसका कारण मॉइस्चर को कम करना होता है, ऐसा करने के लिए हम इन्हें पास पास रखते हैं। ठीक है, क्या लाइन टेम्परेचर की वजह से, क्या लाइन टेम्परेचर की वजह से इन्हें पास पास रखा जाता है, क्या प्रेशर ड्रॉप की वजह से इन्हें पास पास रखा जाता है। ठीक है, क्या प्रेशर ड्रॉप की वजह से इन्हें पास पास रखा जाता है, क्या ऑयल के फ्लो की वजह से इन्हें पास पास रखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो आउटडोर यूनिट होती है वो इंडोर यूनिट के पास में रखी जाती है, क्योंकि अगर पाइप की लेंथ ज्यादा होगी, लंबाई ज्यादा होगी, तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे जैसे पाइप की लंबाई बढ़ती जाएगी प्रेशर ड्रॉप बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रेशर का जो अंतर है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो नमी ऐसा कारण नहीं होता है, लाइन टेम्परेचर नहीं होता है, ऑयल फ्लो नहीं होता है, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा ना हो। प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए जो स्प्लिट एयर कंडीशनर की इंडोर यूनिट होती है और जो आउटडोर यूनिट होती है, इन्हें पास पास रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है, प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए। प्रेशर ड्रॉप को कम करने के लिए आउटडोर यूनिट को इंडोर यूनिट के, ठीक है, ज्यादा दूर रखने की बात नहीं करते हैं, पास रखने की बात करते हैं। स्प्लिट एसी की आंतरिक यूनिट से पानी गिरने का क्या कारण होता है। ठीक है, तो स्प्लिट एसी आपने यूज किया और स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट है। ठीक है, एक आपकी हो गई आउटडोर यूनिट और एक हो गई इंडोर यूनिट। ये स्प्लिट एसी की आउटडोर है, ठीक है, ये इंडोर है, और इस इंडोर से क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदें टपक रही हैं, टप 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 टपक रही हैं पानी की बूंदें। ठीक है, पानी की बूंदें इससे टपक रही हैं, पानी की बूंदें, ये क्या है, इंडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इंडोर यूनिट है स्प्लिट एयर कंडीशनर की और इससे पानी की बूंदें टपक रही है, तो इनका क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, ये टपक रही है
गैस लीकेज की वजह से, ये टपक रही हैं वाइब्रेशन की वजह से, ये टपक रही हैं ऑल, यानी कि इन सभी कारणों से। ठीक है। और सी कहता है कि वाटर ड्रेन पाइप जो है, वाटर ड्रेन पाइप जो है ये क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, बंद हो गया है, या वर्ड हम यूज कर सकते हैं चोक हो गया है, जाम हो गया है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो आपके घर में स्प्लिट एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ठीक है, और इसके पीछे की तरफ एक पाइप लटका रहता है। ठीक है, तो पाइप हो गया है जाम, पाइप बंद हो गया है, उसमें धूल कबाड़ कूड़ा आकर फंस गया है। तो इस वजह से अब पानी कहीं से ना कहीं से तो निकलेगा। तो पानी कहाँ निकलना शुरू कर देगा, पानी अंदर वहीं पर ही टपकना शुरू कर देगा। स्प्लिट एसी की आंतरिक यूनिट से पानी गिरने का क्या कारण हो सकता है? क्या ये गैस लीकेज हो सकता है? नहीं, गैस लीकेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। कंपन हो सकता है, वाइब्रेशन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कंपन नहीं होगा, गैस लीकेज नहीं होगा, क्या है, वाटर ड्रेन पाइप का बंद होना। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी की वजह से यहाँ पर क्या होने लगा है, इससे पानी टपकने लगा है। तो बच्चे यहाँ तक इस चैप्टर के अच्छे क्वेश्चंस की कहानी भी खत्म होती है। ठीक है, बाकी इसमें छोटी मोटी कुछ कुछ चीजें अभी बची हुई हैं। ठीक है, एक तो वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, दूसरा उन्हें कवर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले जो बाकी के टॉपिक से एक बार वो पढ़ने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम आएंगे, फिर इसमें जो कुछ मिसिंग पॉइंट्स हैं उनका हम डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ तक यही चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, और अगले चैप्टर में हमें जो कवर करना है वो हम स्टार्ट करेंगे कार एयर कंडीशनर, फिर हम बात करेंगे पैकेज एयर कंडीशनर की, और फिर हम बात करेंगे वाटर कूलर की। ठीक है, इसके बाद आपका कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होंगे आपका आरएसी लगभग लगभग पूरा हो जाएगा, और कुछ क्लासेस और लगाकर इसका काम तमाम कर देंगे हम लोग। चलिए, तो फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में और स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है बच्चे, फिर चलिए, तो यहां तक एक बार मुझे बताइएगा कि अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। बाकी रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, चीजों को समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट रिलेट करो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 70% हमारा जो सिलेबस होता है ये समझने का होता है, बाकी 30% है रटने का। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल डेटाज हैं और फैक्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। वेरी गुड, ठीक है शुभम, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे फिर अब आपकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब। ठीक है फिर।